केस के आरोपी को भारत के इतिहास के कुछ सबसे बड़े सीरियल किलर्स की श्रेणी में सबसे ऊपर रखा गया है, क्योंकि इसके कत्ल करने का तरीका बाकी सब सीरियल किलर से अलग। ना कोई खून बहता था और ना ही किसी हथियार का प्रयोग होता, मगर बस एक गुमशुदा लड़की की तलाश पुलिस को इस कातिल तक ले गई। और जब इसने पुलिस के सामने अपने गुनाहों का कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू किया, तब पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। तो चलिए इस पूरे किस्से को जानते हैं शुरुआत से। इस कहानी में जो मुख्य किरदार है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। इस आरोपी का नाम मोहन कुमार विवेकानंद था, जो साल 1963 में मैंगलोर के कन्याना गांव के एक गरीब घर में पैदा हुआ था तथा इसके माता पेशे से दिहाड़ी मजदूर का काम किया करते थे। मोहन के अलावा भी मोहन के माता पिता के 3 बच्चे और थे, जिसमें एक लड़की और 2 लड़के थे। परिवार बड़ा होने के कारण उनका गुजारा थोड़ा मुश्किल से चलता था। मोहन के भाई द्वारा दिए गए इंटरव्यू में उसने बताया कि बचपन में मोहन बाकी बच्चों की तरह ही था, बस थोड़ा कम बोलता था और अपने आप में ही रहता। उसके बचपन की ऐसी कोई भी घटना नहीं थी जिसके कारण कोई यह कहता कि यह बच्चा बड़ा होकर एक सीरियल किलर बनेगा। कुमार ने बड़े होकर उपीनागढ़ी कॉलेज से बीए की डिग्री प्राप्त करी, जिसके बाद वो दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट के एक प्राइमरी स्कूल में एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर लग गया था। इसी बीच उसकी शादी हो जाती है, मगर किसी कारणवश उसकी शादी कामयाब नहीं हो पाती। बताया जाता है कि उसकी शादी एक क्रिश्चियन लड़की से हुई थी, जिस वजह से उस लड़की के घर वाले चाहते थे कि मोहन भी क्रिश्चियन धर्म अपना ले, मगर मोहन का धर्म परिवर्तन ना करना भी एक वजह मानी जाती है उसके तलाक में। फिर साल 1992 में मोहन ने दूसरी शादी एक हिंदू लड़की से ही करी, जो उसी की कम्युनिटी की बताई जाती है, और उसका नाम मंजुला था, जिससे मोहन को 2 बच्चे भी थे और दोनों ही लड़के थे। मंजुला बताती है कि मोहन उसके साथ अच्छा बर्ताव रखता था, बस थोड़ा कम ध्यान देता था उस पर और घर पर। मोहन की टीचर की नौकरी अच्छी चल रही होती है। उसी बीच मोहन को गांव की एक लड़की पसंद आ जाती है, जिससे मोहन शादी करने का प्रस्ताव रखता है, मगर वह लड़की मोहन को साफ इनकार कर देती है, जिस कारण मोहन गुस्से में तिलमिला उठता है और उस लड़की को मौत के घाट उतारने का मन बना लेता है। और एक दिन जब वह लड़की नदी के ऊपर बने पुल को पार कर दूसरी तरफ जा रही थी, तब मोहन उस लड़की को नदी में धक्का दे देता है, मगर खुशमती से वह लड़की बच जाती है और मोहन के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करवा देती है, जिससे मोहन के ऊपर धारा 307 के तहत जान से मारने की कोशिश का केस दर्ज हो जाता है, मगर पुख्ता सबूत न होने के कारण उसको केस से बरी कर दिया जाता है। इन सब के चलते मोहन की स्कूल की नौकरी छूट जाती है। नौकरी छूट जाने के बाद मोहन पाई पाई को मोहताज हो गया था, जिस कारण उसका घर का खर्चा चलना मुश्किल हो गया था। फिर एक दिन वह अपनी बीवी मंजुला और बच्चों को छोड़ गायब हो जाता है। उसके घर में किसी को भी यह नहीं पता था कि मोहन कहाँ है और कैसा है। ऐसे ही बहुत वक्त गुजर जाता है। फिर एक दिन 17 जून 2009 को कर्नाटक के बारीमार गांव से एक 22 वर्षीय लड़की की गुमशुदगी का केस सामने आता है, जिसकी रिपोर्ट उसके माता पिता पुलिस में लिखवाते हैं, क्योंकि इस लड़की के गायब होने से उस गांव में दंगे की स्थिति पैदा हो जाती है 2 समुदायों के बीच। लड़की के समुदाय वालों का आरोप था कि दूसरे समुदाय वालों ने उनकी लड़की को जबरन भगाकर उससे शादी कर ली है। अब यह केस लोकल लीडर्स तक पहुंच चुका था, जिसके बाद उन लोकल पॉलिटिशियंस ने पुलिस को जल्द से जल्द इस केस में कार्यवाही के निर्देश दिए और लड़की को ढूंढने व आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्त में लेने के आदेश दिए। खोज चलती रही, मगर लड़की का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दिनों बाद लड़की के गांव से करीब 150 किलोमीटर दूर एक स्टेट बस अड्डे में लड़की की लाश मिलती है, जिसकी उम्र करीब 20 से 25 वर्ष के बीच होती है। आगे की पड़ताल से पता चलता है कि यह लड़की और कोई नहीं बल्कि अनीता मूल्य ही थी, जो कुछ महीने पहले अपने गांव से गायब हो चुकी थी। पुलिस ने पाया कि उस लड़की की लाश हसन के बस स्टॉप में एक टॉयलेट के अंदर मिली थी। वह टॉयलेट अंदर से लॉक था और
बॉडी को देखकर यह साफ साफ पता लग रहा था कि लड़की ने कोई जहरीली चीज खाई है, जिसके कारण उसकी मौत हुई। पुलिस ने लड़की की बॉडी को कस्टडी में लेकर उसके गांव वालों को सौंप दिया, लेकिन गांव वाले अभी भी दूसरे समुदाय के लोगों पर ही इल्जाम लगा रहे। जिसके बाद पुलिस ने अनीता का फोन अपनी कस्टडी में लेकर अनीता के नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई। डिटेल्स के अनुसार अनीता एक नंबर से देर रात तक बातें किया करती थी। पुलिस ने उस नंबर की कंपनी से उस नंबर के मालिक का नाम निकलवाया। तब पता चलता है कि वह नंबर भी किसी लेडी के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। पुलिस उस औरत का पता निकलवाती है और उसके गांव पहुंचती है। तब उन्हें एक हैरान करने वाली जानकारी मिलती है। गांव वाले बताते हैं कि वह औरत तो पिछले 2 साल से गुमशुदा है। अब पुलिस सोच में पड़ जाती है कि अब इस केस को आगे कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि एक सुराग जो पुलिस के हाथ लगा था वह तो खुद ही लापता था। जिसके बाद पुलिस ने उस गुमशुदा लड़की की कॉल डिटेल्स निकलवाई। फिर जिस नंबर पे उसकी सबसे ज्यादा बात होती थी वह नंबर भी किसी औरत का ही निकला। पता निकालने पर जब पुलिस उसके गांव पहुंचती है तब पता लगता है कि वह औरत भी पिछले 2 साल से गुमशुदा है, इसी औरत की तरह। पुलिस का शक धीरे धीरे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की तरफ जाने लगा। जिस जिस लड़की का नंबर पुलिस निकालती है सब काफी समय से गुमशुदा होती है। ऐसे ही करीब 20 औरतों का नाम पुलिस के सामने आ जाता है जो पिछले काफी समय से लापता थी। अब पुलिस इन सभी केसेस को इंटरलिंक करती है, जिससे एक लास्ट नंबर निकल कर आता है जो अभी भी एक्टिवेट होता है। पुलिस जल्द से जल्द उस नंबर की लोकेशन ट्रैक करती है और जब पुलिस उस लोकेशन पर पहुंचती है तब उस लोकेशन पर उन्हें वह फोन एक 12 से 14 साल के बच्चे के पास मिलता है। पुलिस हैरान में पड़ जाती है। बच्चे से पूछे जाने पर बच्चा बताता है कि यह फोन उसे उसके चाचा ने दिया था और पुलिस द्वारा पूछे जाने पर वह अपने चाचा का नाम मोहन कुमार बताता है। यह वही मोहन कुमार था जो पिछले कुछ सालों से गायब था तथा उसके बीवी बच्चे अकेले ही गांव में जिंदगी काट रहे थे। अब मोहन को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जाल बिछाती है तथा उसे उसी के खेल में उलझाती है और पकड़ लेती है। अपनी गिरफ्तारी के बाद मोहन पुलिस को जो बताता है वह सुनकर पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बताता है कि उसने ऐसे ही 32 औरतों का कत्ल किया है, जिनमें से तो कुछ की लाश भी नहीं मिली। पुलिस रिमांड में मोहन बताता है कि अपना गांव छोड़ देने के बाद उसने यह सारा प्लान बनाया, क्योंकि उसके पास कमाई का कोई भी साधन नहीं रह गया था। आगे वह बताता है कि यह सिलसिला साल 2005 से 2009 के बीच चला। इन 5 सालों में उसने 30 से ज्यादा औरतों को इसी तरह अपना शिकार बनाया। उसने पुलिस को बताया कि वह बस स्टैंड में जाकर लड़कियों का पीछा करता था और उन्हीं लड़कियों को अपना शिकार बनाता था जिनकी शादी की उम्र हो चुकी होती थी, लेकिन गरीब घर से होने के कारण और दहेज ना दे पाने के कारण उन लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही थी। जैसे कि मोहन पेशे से एक टीचर भी रह चुका था, जिस वजह से उसे किसी से भी बातचीत शुरू करने में कोई परेशानी नहीं होती थी। मोहन सबसे पहले लड़की के पास जाता और किसी न किसी बहाने से बात शुरू कर देता था। वह हर लड़की को अपना परिचय एक गवर्नमेंट ऑफिसर के तौर पर देता था तथा बातों बातों में वह उन लड़कियों से उनकी कास्ट का पता लगा लेता था और जिस कास्ट की वह लड़कियां होती थी खुद भी उसी कास्ट का बन जाता था। वह हर लड़की को अपना नाम अलग अलग बताता था, जैसे कि सुधाकर कुलाल, शशिधर पुजारी, सुधाकर आचार्य अथवा अन्य नाम से परिचय देता था। यही बातों बातों में वह लड़कियों से उनका नंबर ले लेता था और बात को आगे बढ़ाता था, जिससे कि वह लड़कियां उसके प्यार के जाल में पड़ जाए। तब वह उनसे बिना दहेज के शादी करने का प्रस्ताव रखता था, मगर वह कहता था कि उसके घर वाले बिना दहेज के उसकी शादी नहीं होने देंगे। इस कारण वह लड़कियों को कहता कि उन्हें यह शादी भाग कर करनी पड़ेगी, जिसके लिए उन्हें किसी मंदिर या रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना पड़ेगा तथा वह लड़कियों से उनके सारे गहने पहन कर आने को कहता था। लड़कियों के घर से भाग जाने के बाद
उनके घर वालों को भी कोई भनक नहीं होती थी कि उनकी लड़की आखिर गई तो गई कहाँ, क्योंकि मोहन किसी भी लड़की के घर वालों से नहीं मिला था। घर से भागने के बाद मोहन उन लड़कियों को बस अड्डे के पास ही किसी न किसी लॉज में रखता था, जहां पर वह उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और अगले दिन दोनों बस स्टैंड की तरफ चल देते थे, जहां मोहन लड़कियों को कहता कि उसे इतनी जल्दी बच्चे नहीं चाहिए और लड़कियों को गर्भ निरोधक गोली देता था, जो असल में साइनाइड की गोली होती थी। और अब मोहन वापस से लॉज के उस रूम में जाता जहां वह पिछले रात रुके थे और वहां जाकर सारे गहने लेकर फरार हो जाता था। उसके बाद लड़कियों की लाश ऐसे ही अलग अलग बस अड्डे में मिलती थी। मोहन यह गुनाह 5 राज्यों में अंजाम दे चुका था, जैसे कि मैंगलोर, बेंगलोर, हसन, मैसूर और अन्य राज्यों में भी। वह इतना शातिर था कि किसी भी लॉज को दूसरी बार इस्तेमाल नहीं करता और इतना बेवकूफ भी कि पता हर लॉज में सेम ही बताता था। ऐसे ही अलग अलग समय, अलग अलग दिन और अलग अलग जगह पर बहुत सी लड़कियों की लाशें बरामद हुई थी, जो दुल्हन के कपड़ों में मिली थी। मगर अलग अलग राज्यों की पुलिस का आपस में कोई तालमेल न होने के कारण पुलिस को यह पता ही नहीं लग पाया कि इन सब कत्लों में काफी समानताएं थी, जैसे कि लड़की का दुल्हन के कपड़ों में मिलना, मरने की वजह जहर, हर लड़की की बॉडी वॉशरूम के अंदर से ही मिलना। इनमें से तो 8 लड़कियों की बॉडी मैसूर के ही एक इंटरस्टेट बस अड्डे पर मिली थी। मोहन पुलिस को सब कुछ बता देता है, जिसके बाद पुलिस मोहन को कोर्ट में ले जाती है। पहुंचने के बाद मोहन अपनी बातों से पूरी तरह मुकर जाता है और पुलिस पर ही जबरन मारपीट कर उससे कत्ल का इल्जाम अपने सर लेने का आरोप लगाता है। के बाद कोर्ट मोहन को सरकारी वकील की मदद से अपना केस लड़ने का प्रस्ताव देती है, मगर मोहन अपना केस खुद से लड़ने की बात रखता है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलोर सेशन कोर्ट ने मोहन को 8 केसेस में सजा सुनाई थी, जिसमें से 5 केसेस में मौत की सजा और 3 केसेस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जिसके बाद मोहन ने अपने केस को हाई कोर्ट में लड़ने का फैसला लिया और साल 2017 में हाई कोर्ट ने मोहन की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। 24 जून 2020 को कोर्ट ने मोहन को उसके 20वें हत्या के आरोप में दोषी करार करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के समय मोहन के पास से 8 साइनाइड के टैबलेट्स, 4 मोबाइल फोन और अनीता के कुछ गहने बरामद हुए थे। ऐसे ही और सच्ची क्राइम की घटनाएं सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करते हुए बेल बटन ऑन कर दीजिए, ताकि इस चैनल से जुड़े हुए कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।